कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये आइडिया आया? इसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी और इसमें प्रयागराज के 20 युवा हैं जो पढ़ने के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में दूसरों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 5 साल पहले एक घटना हुई थी, एक क्रॉसिंग पे हमें एक बच्ची मिली और उसके बाद हमने उस बच्ची को से बात किया। बात करने के बाद फिर उसकी बस्ती में गया तो देखा ऐसे सैकड़ों बच्चियां थी जो छोटी छोटी उम्र में स्कूल में ना जा कर के वो फुटपाथ पर और चौराहों पर भीख मांगते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन खुद अभिषेक क्या हैं? एक बहुत ही सामान्य सा इंसान हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से मुझे बड़ा प्यारा लगा, दीजिए हर बच्चे को शिक्षा ताकि कोई ना मांगे भिक्षा। ये स्लोगन का आइडिया आया, ये स्लोगन कहाँ से आया आपके जहन में या किसने बनाया? इस चीज़ को पब्लिक से जोड़ें, तो पब्लिक से जोड़ने का पीछे तात्पर्य यही था कि ये समाज की समस्या। उन्होंने इस पे नाम सुझाया कि क्या हम स्लोगन रख सकते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर है। नाम सुझाया गया और दीजिए सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा जिससे कोई बच्चा ना मांगे। आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और उनके पाठ्यक्रम की सामग्रियां उनको उपलब्ध करा। लगभग 200 से अधिक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से उन्हें पढ़ाने का, साथ ही साथ हमारे पास 0 स्टैंडर्ड से लेकर के BSc तक सुझाव देना चाहेंगे, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो? अनुभव यही कहते हैं, शिक्षा कभी भी व्यवसात्मक नहीं होनी चाहिए। जो भी योजनाएं आए या जो भी नीतियां आए वो अंतिम इंसान तक पहुँचे। क्यों स्कूल उसको पहुँचाने तक का हमें एक रास्ता खोजना पड़ेगा। सरकारों को ऐसा करने की बहुत आवश्यक है, तभी हमारा देश सशक्त और सुशिक्षित होगा। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे YouTube चैनल में। तो शुरुआत कहाँ से हुई, जो आपने नाम रखा है शुरुआत, आप इसकी शुरुआत कहाँ से मानते हैं, कहाँ से इसकी आपने प्रेरणा ली? 5 साल पहले हुई थी और यह एक जो छोटी सी शुरुआत है आज बड़ा रूप ले चुकी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि यह कोई बहुत बड़ा कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, यह एक छोटा सा कार्य है जिसे हम सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी अभिषेक या हमारे साथ में 20 लोगों की जो टीम है सिर्फ उस तक ही सीमित होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर जिस तरह से हर बच्चा शिक्षा का अधिकारी होता है, उसी तरह से जो बस्ती के बच्चे होते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, वो भी उतने ही शिक्षा के अधिकारी होते हैं। तो हमें शिक्षित करना चाहिए। 5 साल पहले एक घटना हुई थी, एक क्रॉसिंग पे हमें एक बच्ची मिली और उसके बाद हमने उस बच्ची को से बात किया। बात करने के बाद फिर उसकी बस्ती में गया तो देखा ऐसे सैकड़ों बच्चियां थी जो छोटी छोटी उम्र में स्कूल में ना जा कर के वो फुटपाथ पर और चौराहों पर भीख मांगते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। बस उसी ने चीज़ों को झकझोर दिया। उस दृश्य ने देखा कि क्यों ना इन बच्चों को के जीवन में एक शुरुआत किया जाए, शिक्षा की शुरुआत किया जाए। फिर वहीं से ये शुरुआत का कारवां चल उठा। तमाम समस्याएं आई, जैसे कि उन बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़े चैलेंजिंग था कि जिनका खुद पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं है और उनके घर वाले भी नहीं चाहते हैं उनको पढ़ाना, और कहीं ना कहीं समाज से एक बहिष्कृत किया गया था, तो उनको पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग था। पर आज कह सकता हूँ हमारी टीम के प्रयास से, जो हमारी 20 लोगों की टीम है, उसके प्रयास से हम लोग लगभग 150 से अधिक बच्चों को प्रयागराज में निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। मलिन बस्तियों में जो है सरकारी सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंचती, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, अधिकारियों की तरफ से हो, तमाम उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं। उस बीच वो बच्चे जो है बहुत सारे नशेखोरी के शिकार हो जाते हैं, कोई भीख मांगता है। तो उनके लिए क्या चुनौती रही, उनके लिए कितना कठिन रहा इस आपकी शिक्षा को अपनाना, आपके पाठ्यक्रम को अपनाना, और आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा यह विषय? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। छोटा सा कार्य था लेकिन ये चुनौतीपूर्ण इसलिए बन गया क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, इस पे बात नहीं किया गया। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी चीज़ों पे बात नहीं करते तो वो समस्या जटिल बन जाती है। तो उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण था, हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण था।
कहीं ना कहीं वो जो अपनी जीवन में जी रहे थे, जिस तरह का जीवन जी रहे थे कि सुबह उठने से लेकर के भिक्षावृत्ति में जाना, फिर उसके बाद नशे का शिकार हो जाना, फिर शाम को सो जाना तो ये उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। लेकिन अगर आप उसके बाद अचानक उनसे कहोगे कि नहीं आपको पढ़ना है, तो ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। और हमारे लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण था कि हम कहीं से प्रोफेशनल नहीं थे, और इसमें प्रोफेशनल की ज़रूरत भी नहीं था। हमें कहीं ना कहीं उनके मन को अपने से जोड़ना था, हमें बताना था कि नहीं ये आपके लिए आवश्यक है और ये आपके लिए सही चीज़ें हैं, शिक्षा आपके लिए बहुत आवश्यक है, और अगर आप ये नशा आपके लिए गलत है। हमने अलग अलग माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। और शिक्षा को हमने हमेशा माना है कि बोझिल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो शिक्षा हमारी प्रणाली है, आजकल फोकस कर दिया जाता है कि बच्चों को मशीन बनाने पे कार्य किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप ये कहते हो कि नहीं आप पहले दिन से चौक उठा के या आप कहोगे कि कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे, वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को जैसा वो कार्य खेल रहे हैं, तो खेल खेल में कैसे शिक्षा मिले। तो हमने और हमारी टीम ने, जब हमें ये लगा कि नहीं ये बच्चों का पढ़ने के प्रति इनके अंदर कोई जागरूकता नहीं है और ये पढ़ना भी नहीं चाहते, तो हमने यही किया कि ऐसा करते हैं, इनको खेल खेल में शिक्षित करते हैं। और हर जगह पे, हर छोटे छोटे स्टेप पे हम इनको प्रोत्साहित करने के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो जिससे बच्चों का मन लगने लगा। और ये धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो चुनौतीपूर्ण हिस्सा था, जो बच्चे भिक्षावृत्ति नशावृत्ति में इन्वॉल्व थे, वो धीरे धीरे पहले 10%, फिर 20%, आज ये कह सकता हूँ कि लगभग 90% हमने बच्चों को नशावृत्ति और भिक्षावृत्ति से दूर कर दिया है। अभिषेक शुरुआत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रहते हैं, उनको नई नई चीज़ें बताते हैं। लेकिन खुद अभिषेक क्या हैं अभिषेक? देखिए कपिल, अभिषेक का अगर कहा जाए तो मैं ये मानता हूँ, मैं एक बहुत ही सामान्य सा इंसान हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और जैसी चुनौतियाँ आज के युवाओं को के लिए हैं, जो समस्याएं हैं, वही में हमारे लिए भी हैं। और कहा जा सकता है कि हर दिन उन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, हर दिन चैलेंजेस होते हैं कि कैसे अपना भविष्य संवारना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें मानव जीवन मिल रहा है, तो उस मानव जीवन का एक कर्तव्य होता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक के बारे में। और अगर हमारे किसी एक प्रयास से किसी एक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जीवन सार्थक मान लिया जाता है। तो अभिषेक, या अगर अभिषेक को देखेंगे तो अभिषेक बहुत ही सामान्य सा इंसान है, जो हर चुनौतियों से लड़ता है, हर चीज़ों से जूझता है। हम भी कह सकते हैं संवेदनशील हैं, हम भी रोते हैं, हम भी टूटते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ताकत देती हैं। जब बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं, जो बच्चों के परफॉर्मेंस होते हैं अलग अलग दिशा में, तो वो अभिषेक को टूटने नहीं देते, बिखरने नहीं देते। हमारी टीम है 20 लोगों की टीम, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहती है कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं। हमारी टीम हमारी ताकत है, और वो उनका मैं कह सकता हूँ कि यह किसी अभिषेक शुरुआत की एक जर्नी नहीं है, यह एक 20 युवाओं की जर्नी है, जो हर दिन अपनी तमाम समस्याओं के बाद कहते हैं ना कि जब आप ऐसे समय में जहाँ पे आपको घर से हर दिन कहा जाए कि नहीं कैरियर में आपको कुछ बेहतर करना है, वो उनके ऊपर इतना दबाव होने के बाद भी वो आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर अपनी भी पढ़ाई करते हैं। तो अभिषेक का मतलब ये कह सकते हैं, अभिषेक शुरुआत का अगर तात्पर्य समझा जाए तो उसकी टीम है और बच्चे हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। मैं आपका फेसबुक देख रहा था तो उसमें एक चीज़ निकल के आई, एक स्लोगन मुझे बड़ा प्यारा लगा, दीजिए
हर बच्चे को शिक्षा ताकि कोई न मांगे भिक्षा, ये स्लोगन का आइडिया आया, ये स्लोगन कहाँ से आया आपके जहन में, या किसने बनाया इसको आपकी टीम में? देखिए, ये तो बेसिकली जब हम कार्य करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम लगातार एक ही दिशा में कार्य करते रहते हैं तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से टीम से बात करते हैं, तो उसी दिशा में जब हमने बच्चों को स्कूल भेजने की चुनौतियाँ आई कि कैसे इन बच्चों को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन तब भी थे, आज भी है। हमने ट्यूशन से पैसे से, अपने पॉकेट मनी के पैसे से, जो हमारे टीम मेंबर्स थे उनको पैसे जो पॉकेट मनी थे उनसे बच्चों को स्कूल भेजा। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना हम लोग इस चीज़ को पब्लिक से जोड़ें। तो पब्लिक से जोड़ने का पीछे तात्पर्य यही था कि ये समाज की समस्या है, जब तक इसमें समाज के लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक बेहतर नहीं हो सकता। तो हमने ये स्लोगन शुरू किया, हमारी ही एक साथी थी, उन्होंने इस पे नाम सुझाया कि क्या हम स्लोगन रख सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर है, नाम सुझाया गया और दीजिए सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा जिससे कोई बच्चा ना मांगे भिक्षा। अगर हमें मेरा यही मानना है कि अगर हमें बातें ना करके काम करनी है तो हर इंसान सिर्फ एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी ले ले, तो ये जो हमें चौराहों पे बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं, नशा करते हुए दिखते हैं, आने वाले समय में ये बच्चे स्कूल में दिखेंगे, अच्छे इंसान बनते हुए दिखेंगे। तो दीजिए एक बच्चे को शिक्षा जिससे कोई बच्चा ना मांगे भिक्षा, ये एक बड़ा मुहिम का रूप ले चुका है। आज बहुत से कह सकते हैं प्रयागराज के बुद्धिजीवी वर्ग इससे जुड़े हुए हैं, एक एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ में और सभी को इसके लिए आह्वान करता हूँ कि आप अगर सामर्थ्य है आपके पास, जिस तरह से भी वो आप आइए, आप एक बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप उन्हें स्टेशनरी से मदद कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके आसपास में कोई बच्चा हो तो उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए, अपना कुछ समय उन बच्चों को पढ़ाने में दीजिए। समाज में ऐसा, इसका कैसा रिस्पांस मिला आपको? सामाजिक तौर पर लोग इसको कैसे उन्होंने अपनाया? उन्होंने कैसे इस चीज़ को देखा कि मलिन बस्ती के बच्चों को भी शिक्षा की ज़रूरत है उतनी ही जितनी हमारे बच्चों को ज़रूरत है? तो सामाजिक तौर पर हम जानना चाहते हैं कि कैसा रिस्पांस रहा लोगों का आपके संगठन के प्रति? देखिए, अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग में बहुत ही असमंजस होता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिस तरह से युवा अगर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने को देश में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पथ से वो डाइवर्ट भी है, पथ भ्रष्ट भी कहा जा सकता है। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि यार इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ये कुछ समय का है। तो उसमें कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो हमारे समाज के लोग होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। और दूसरा होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही समस्याओं में इतना ज़्यादा जूझ रहते हैं कि उनको दूसरे की तरफ सोचने का मौका नहीं मिलता, ये बहुत अच्छा नहीं है। और तीसरे एक ऐसे भी लोग होते हैं कि जो समाज के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता। तो शुरुआत में हमारे साथ में भी हुआ कि लोगों ने हमें जानने का प्रयास किया, लोगों ने रिजेक्ट भी किया अलग अलग तरीके से, लेकिन हमने लगातार कार्य किया, लगातार अपने रिज़ल्ट बच्चों के थे और जो जो क्रियाएं हमने किया, एक्टिविटी कराई, वो लोगों के सामने रखे और उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम हुआ। और धीरे धीरे जो लोग कह सकते हैं एक दो लोगों की संख्या आज सैकड़ों की संख्या में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और अच्छे लोग जुड़ चुके हैं, एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप खुद क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा हम कहीं ना कहीं दोषारोपण बहुत ज़्यादा करते हैं कि नहीं समाज ऐसा ही है। आपको पहले एक बेहतर मंच देना पड़ेगा, एक बेहतर कह सकते हैं मिसाल बनना पड़ेगा, समाज आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। समाज में बहुत अच्छे आज भी लोग हैं जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करना चाहते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और आप भी एक ऐसे संगठन के अगुआ हैं जिसको आने वाले समय में या वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है और आप सीमित संसाधनों में काम करते हैं। तो फंड कहाँ से आता है आपका, या किन
बेस पे लोग आपको फंड वगैरह देते हैं? देखिए, आर्थिक जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, आप कोई भी कार्य करिए बिना आर्थिक के नहीं कर सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं पैसों की बहुत आवश्यक होती है। और जब बात करते हैं, आप क्वालिटी की बात करते हैं, तो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जुड़ जाती हैं कि आप आर्थिक रूप से कितने संपन्न होते हैं। परंतु मेरा मानना है कि अगर उससे महत्वपूर्ण ये है कि आप एक ऐसा उदाहरण पेश कर लीजिए कि जिससे जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मैंने इसके पहले भी बताया कि लोग कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ पे करें, क्योंकि लोगों को ठगा भी गया है, समाज सेवा के नाम पे, अलग अलग नाम पे ठगा भी गया है। कहीं ना कहीं जब बच्चों से आप बात करिए तो बच्चे कहते हैं कि हमारी बस्तियों में, हमारे फुटपाथों पे बहुत से लोग आए, फ़ोटो सेशन करके चले गए, या वो झूठे वादे करके चले गए। तो यही छलावा समाज के लोगों के साथ भी हुआ है। हमने इस छलावा को दूर करने का प्रयास किया है। तो शुरू से ही हमारे लिए ये चुनौती थी कि क्योंकि मैं एक खुद ही छात्र हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का अभी मैंने कंप्लीट किया है, आगे इसी से मुझे पीएचडी भी करना है, रिसर्च भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती मध्यम वर्गीय परिवार से तो, बट मैं ट्यूशन से मुझे जो पैसे मिलते थे, ट्यूशन के पैसे से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर हमारी टीम जुड़ी, टीम ने कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। और पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती है ना, तो समस्याएं भी मतलब उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपके काम का दायरा बढ़ता है, वैसे वैसे आर्थिक की समस्या बढ़ती जाती है। जब हमने बच्चों को स्कूल जोड़ना शुरू किया, या अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की शिक्षा देनी हुई, या और भी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो विषय था एक महत्वपूर्ण विषय रहा। और उसमें हमें जो हमारी समस्या का निवारण हुआ वो लोगों से हुआ। हमने लोगों के सामने अपने कार्य रखे, लोगों को अपने फेसबुक पेज पे आमंत्रित किया कि आप देखिए कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा किस तरीके से रहे हैं। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें सहयोग करिए। तो जो शुरुआत की सारी फंडिंग होती है वो पब्लिक फंडिंग होती है। और ये सब कुछ डिपेंड है, किसी भी तरह का हमें गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती, किसी कंपनी की तरफ से हमें CSR नहीं मिलता, सब कुछ पब्लिक फंडिंग होती है। और मैं मानता हूँ किसी भी संस्था के लिए पब्लिक फंडिंग होना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पब्लिक फंडिंग आपकी चीज़ों को आगे ले जाने का कार्य करती है। पब्लिक जब जुड़ती है तो वो सोचती है कि नहीं, हमें इस दिशा में काम करना है। वो सिर्फ पैसे से क्या कहते हैं सहयोग नहीं करती, वो अन्य माध्यमों से उसकी सोच में बदलाव आता है। तो हाल ही में एक नई मुहिम की शुरुआत की, पीरियड्स को लेके समाज में अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोग बात नहीं करते, तमाम तरह की दिक्कतें लड़कियों को, महिलाओं को होती हैं। और मलिन बस्ती में जहाँ इसकी नॉलेज वहाँ की महिलाओं, बच्चियों को नहीं है, आपने इस मुहिम को छेड़ा है। क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं शुरुआत सैनिटरी पैड बैंक की इन्होंने शुरुआत की है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, मलिन बस्तियों में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस प्रकृति ने जो हमें कुछ आवेश में दिया है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, इसका पूरा श्रेय, चाहे वो इस आइडिया का हो या इस मुहिम का, पूरा श्रेय जो है वो हमारी टीम मेंबर्स को जाता है। वो हमारी फीमेल जो टीम मेंबर्स हैं उनको जाता है। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का कार्य नहीं करते, हम उन्हें हर तरह से शिक्षित करने का कार्य करते हैं, उनको संस्कार देने का प्रयास करते हैं, उन्हें अच्छे और गलत का फ़र्क बताने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान में हमारी जो फीमेल वॉलंटियर्स थी, हमारे मेंबर्स थे, उन्होंने बच्चियों से बात किया तो उन्हें पता चला कि पीरियड्स के दौरान में उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं, और साथ ही साथ में उस दिनों में वो इन कठिन दिनों में क्या प्रयोग करती हैं, जो कि जो नॉर्मल कहा जाता है कि हाँ हमें सैनिटरी पैड यूज करते हैं, नॉर्मल घर की लड़कियां यही करती हैं, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो जो जागरूक हैं। लेकिन जो इन्हें पता चला, जो हमारी फीमेल वॉलंटियर्स को पता चला, वो बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला था कि उस दौरान बच्चियां जो थी वो या तो गंदे कपड़ों का प्रयोग करती थी, या कह सकते हैं घास और राख जैसी चीज़ों का प्रयोग करती थी, जो कि उनके सेहत को बहुत
नुकसान पहुंचाता था और उसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहती थी, स्कूल नहीं आती थी, यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आती थी और कह सकते हैं आगे चल के वो कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार भी हो सकती थी। जब ये समस्या हमारे सामने रखी गई कि सर इस तरह की समस्या हो रही है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैं नाम लेना चाहूँगा शालिनी जी की है और अंजलि हैं, अंजू हैं, ऐसी बहुत सी अंकिता हैं, आशिया हैं, इन लोगों ने खुलकर इस चीज़ पे बात किया और अवंतिका और सारे लोग हैं, श्रेया हैं, ये सारे लोग, श्रद्धा, तो उन्होंने ये बताया कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, क्या करना चाहिए। तो पहले उन्होंने खुद उस पर बात किया, लगातार बात किया कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले उन्होंने खुद जागरूक किया और वो बहुत चुनौतीपूर्ण था बात करना, क्योंकि जिस चीज़ पे समाज में एक धारणा है कि बात ही नहीं करना है। मैंने शुरू में ही बताया कि जब आप बात नहीं करोगे वो एक बड़ा समस्या का रूप ले लेती है। तो जब वो बात ही नहीं हुई, एक विकट समस्या, तो पहली बार जब बात ही की गई तो एक बहुत कहीं ना कहीं उनको बहिष्कार का सामना करना पड़ा कि आप इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि आप लगातार किसी चीज़ को कार्य करते हैं तो वही एक सुखद परिणाम मिलता है। तो उन्होंने लगातार इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे बात किया, बच्चियों को जागरूक किया, उनके गार्जियन को जागरूक करने का प्रयास किया और साथ में वो क्या करते थे कि जब 2 महीने पे 3 महीने पे करते थे तो उसके साथ एक पैकेट सैनिटरी पैड भी दे देते थे। लेकिन शुरुआत जो है कोई भी तत्कालिक निवारण नहीं चाहता, वो जड़ से समस्याओं को ख़त्म करना चाहता है। तो अचानक एक दिन पता चला कि ये बच्चियां जो हैं, ठीक है वो जागरूक तो हो गई हैं, जब उन्हें पैड मिलते हैं तो यूज करती हैं, लेकिन जब जिस महीने उन्हें नहीं मिलता है फिर वो उसी ढर्रे पे आ जाती हैं, वो गंदे कपड़े का प्रयोग करती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। तो हमें लगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही दिशा में नहीं हो रहा है। इसको सही दिशा में जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने प्रयागराज का पहला सैनिटरी पैड बैंक, उत्तर प्रदेश का तीसरा सैनिटरी पैड बैंक और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये पहला सैनिटरी पैड का स्थापना की। और उसके पीछे हमारा यही मकसद है, हर महिलाओं को जो भी जागरूक नहीं हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो हर महीने उनका यहाँ पे खाता खोला जाता है और उसके बाद एक सामान्य सा उनको पासबुक दिया जाता है, फिर वो आ करके खुद से इस पैड बैंक से पैड ले जाती हैं। उन्हें जागरूक करने का प्रयास लगातार जारी है और साथ साथ वो महिलाओं से कहा जाता है कि आप और महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करिए। तो आज 300 से ज़्यादा महिलाएं इस पैड बैंक की खाता धारक हैं और इस पैड बैंक का लाभ उठा रही हैं। तमाम जगहों पे आपकी टीमें काम कर रही हैं। कितने बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और उनके पाठ्यक्रम की सामग्रियाँ उनको उपलब्ध करा रहे हैं? अभी वर्तमान समय में प्रयागराज शहर में हमारी 4 ब्रांच हैं और 4 ब्रांचेज़ हमारी, एक तिरंगा पार्क में, दूसरा हरिनगर बस्ती में और तीसरी पत्थर गिरजाघर और चौथा हमारा प्लेटफॉर्म की पाठशाला के नाम से, जो भूतपूर्व DRM सर रहे हैं उनके सहयोग से चलती है। अभी कोविड की वजह से 2 हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, प्लेटफॉर्म की पाठशाला और पत्थर गिरजाघर के फुटपाथ पर, बाकी और 2 क्लासेस चल रही हैं और हम लोग लगभग 200 से अधिक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से उन्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्किल, उनके अंदर की जो स्किल है उसको तराशने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास 0 स्टैंडर्ड से लेकर के BSc तक के बच्चे हैं। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें औपचारिकता की कहीं जगह नहीं होती। तो यहाँ से बच्चों को, जिन बच्चों को हमारी टीम पढ़ाती है, हम लोग पढ़ाते हैं, वो इतने अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो अपने क्लास में अच्छा टॉप पे रहते हैं और बहुत से बच्चे IIT तक की दहलीज पे पहुँच चुके हैं। 2 बच्चे हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारे पास 10वीं की कई बच्चियां हैं। 200 में ज़्यादातर हमारे पास कह सकते हैं 70 से 80% बच्चियां हैं। तो हमारा मुख्य कार्य जो है बच्चियों की शिक्षा पे है। आपके साथ इस कड़ी में बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी जुड़े। कह सकते हैं कि तमाम संगठनों का आपका सहयोग मिला और तमाम लोगों का आपको सहयोग मिला। उसी में कड़ी में आपके साथ पुलिस मित्र ने बड़ा सहयोग किया। क्या वाकया था पुलिस मित्र के सहयोग करने का आपके साथ? देखिए, शुरू से ही हमारी कोशिश थी कि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाए। पहले तो कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाया जाए कि नहीं, अब छलावा नहीं होगा, बहुत हो चुका, अब छलावा नहीं होगा, हम बदलाव करके रहेंगे, हम सकारात्मक बदलाव करेंगे। तो शुरुआत जब हुई तो पहले एक कोई जुड़ा, मतलब 2-3 महीने लगातार, फिर 2, फिर 3, इसी दिशा में डॉक्टर्स जुड़े, इंजीनियर्स जुड़े, अलग अलग संगठन के लोग जुड़े। परंतु
कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग था, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी समाज के लिए, वो हमसे इसलिए दूर था क्योंकि वो उनकी व्यस्तताएं थीं, उनके समस्याएं थी, वो अपने दैनिक जीवन में व्यस्ततम थे। परंतु उसी बीच में 2 साल बाद 3 साल बाद प्रयागराज के कह सकता हूँ कि एक गर्व हैं आशीष मिश्रा जी, जो रक्तदान के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम पिछले 4 सालों से पुलिस मित्र के नाम से चला रहे हैं। मैं उनसे जुड़ा और मैं उनके माध्यम से लगातार रक्तदान भी करता रहता हूँ। वो एक समाज के लिए मिसाल और प्रेरणा बन चुके हैं केवल अपने कार्यों की वजह से। और जब उनसे जुड़े तो उन्होंने भी बहुत हमारे कार्यों की सराहना की, और सिर्फ सराहना नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आपके कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी वर्तमान समय में जो हमारे संरक्षक कहें, अभिवाहक कहें, हमारे ज़िले के मंडल के आईजी सर जो हैं कविन प्रताप सर, उन्होंने अपनी टीम से बात की कि नहीं, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, एक पुनीत कार्य हमारे प्रयागराज में हो रहा है, क्यों ना हम सभी पुलिसकर्मी इसका हिस्सा बने। और उन्होंने अपने सभी पुलिसकर्मियों से अपील किया जो भी आईजी कार्यालय में तैनात हुए, और सभी ने बहुत अच्छी तरीके से उनके अपील को स्वीकार करके शुरुआत से जुड़े। अब वो हफ्ते में 2 दिन पुलिस मित्र के जो साथी हैं, रवि सर हैं और कांति शरण सर हैं, विपुल जी हैं, अजय जी हैं, आशीष भैया हैं, ये सारे लोग हफ्ते में सप्ताह में 2 दिन आते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इस जिले और मंडल का मुखिया पुलिस विभाग का है, वो खुद बच्चों के बीच में आके पढ़ाने का महीने में 2 दिन कार्य कर रहा है। तो मैं ऐसे सभी पुलिस मित्र के साथियों को सलाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मलिन बस्तियों तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती, गरीब बच्चों तक भी शिक्षा नहीं पहुँच पाती, जो पहुँचती है तो आधी अधूरी, वो पहुँचा के ही पहुँचती, मतलब जिसको खाना पूर्ति कहते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे शिक्षा में बदलाव हो और गरीब बच्चों, मलिन बस्तियों तक के बच्चों को शिक्षा पहुँचे? देखिए, वो सभी अपने स्तर पे, मैं किसी के ऊपर यहाँ पे उंगली नहीं उठाना चाहता, वो सभी अपने स्तर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। और त्रुटियाँ अच्छाइयाँ सब जहाँ होती हैं, सभी सरकारों के साथ में होती हैं, तो वर्तमान सरकार भी हो, उनके साथ में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। उस विषय पे बात करने से महत्वपूर्ण है कि अगर मेरी सुझाव की जहाँ बात आएगी तो मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं कौन होता हूँ सुझाव देने। बट हाँ, मेरे अनुभव यही कहते हैं, शिक्षा कभी भी व्यवसात्मक नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं संस्कारों से जोड़ना आवश्यक है। कहीं ना कहीं शिक्षा को हमें अंतिम इंसान से जोड़ने की ज़रूरत है। शिक्षा बोझिल नहीं होनी चाहिए। हमें शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को शामिल करना चाहिए। खेल में जो बच्चे जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हमारे गुरुकुल प्रणाली थी जिसमें बच्चों को अच्छे इंसान पे फोकस किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं हमें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो लगातार सरकारें अपने दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। बस जो भी योजनाएं आएँ या जो भी नीतियां आएँ वो अंतिम इंसान तक पहुँचें। आज भी हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि एक गरीब का बच्चा क्यों स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, एक मलिन बस्ती का बच्चा क्यों स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्यों स्कूल उसको पहुंचाने तक का हमें एक रास्ता खोजना पड़ेगा। सरकारों को ऐसा करने की बहुत आवश्यक है, तभी हमारा देश सशक्त और सुशिक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक श्रीवास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे YouTube का हिस्सा बने। हम एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम करते हैं। प्रयागराज हब 91 एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम करता है और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम किस तरह से काम करते हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रयागराज हब 91 की टीम को बहुत बहुत बधाई। आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपके कार्यों को हमेशा अनुसरण करता रहता हूं। आप इसी तरह से
अच्छे लोगों को, समाज में जो लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हैं किसी भी दिशा में, प्रयागराज में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सामने लेते आइए। आप निश्चित ही एक दिन बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएंगे। और बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि आप, जब स्वतंत्रता की बात होती है तो वहाँ पे पक्ष और की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि हम किसी एक पक्ष को दिखाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण पत्रकारिता में तब आएगी जब मलिन बस्तियों की जो समस्याएं हैं, छोटे बच्चों की जो समस्याएं हैं वो सामने आए। और मुझे लगता है प्रयागराज हब टीम इस काम को बखूबी करेगी। दीजिए सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा, जिससे कोई बच्चा ना मांगे भिक्षा।